सो क्या एनसीईआरटी सफिशियंट है इस वाले एग्जाम के लिए, यानी कि यूपीएससी का जो ईपीएफओ का एग्जाम होता है इस वाले एग्जाम के लिए? जी हाँ, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम 2025 में फिर से होने जा रहा है। एक और वैकेंसी आ रही है दोनों पोस्ट के लिए। फरवरी 2025 तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है और इस बार वैकेंसी की संख्या 300 से ज्यादा और 350 के आसपास कह सकते हो है। अब आपने पूछा कि भैया ये बता दीजिए एनसीईआरटी सफिशिएंट ही कह नहीं, सर ये बता दीजिए, भैया ये बता दीजिए, सर ये बता दीजिए। आइए पूरे डाउट को आपको इसी वाली छोटी सी वीडियो में दूर कर देते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा ना कि आपका जो सिलेबस है वो है क्या, और सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में कंटेंट कहां से मिलेंगे हमें, है कि नहीं। चलिए बात करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ईपीएफओ का, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख जरूर लीजिएगा। इस वाली वीडियो में खाली इस चीज पर चर्चा करेंगे कि सिलेबस में कितना टॉपिक हमारा एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो भाई यूपीएससी का ईपीएफओ का दो एग्जाम होता है, एक एपीएफसी एंड एक ईओ एंड एओ। 2023 की वैकेंसी में मैंने दोनों इंटरव्यू दिए थे, ईपीएफसी का और ईओ का, जिसमें से ईओ वाला रिजल्ट आया है हमारे फाइनल लिस्ट के साथ में, मेरा नाम था उसमें। ईपीएफओ का मतलब है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। और इस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सहायक भविष्य निधि कमिश्नर की एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, जो कि आपके ग्रुप ए की सर्विस है। ग्रेड पे 5400 है। इसके साथ इन्फोर्समेंट ऑफिसर या प्रवर्तन अधिकारी, अकाउंट ऑफिसर, लेखा अधिकारी 4800 ग्रेड पे के साथ में इन दोनों एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। वैकेंसी ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन में और भी है, लेकिन उनके एग्जाम्स यूपीएससी नहीं करवाता। एपीएफसी और इसके एग्जाम्स जो होते हैं ये रेगुलर बेसिस पर कह सकते हो 2 से 3 साल पर आती हैं। इस बार एपीएफसी और ईओ एक साथ आई थी 2023 में, फिर से आ रही हैं फरवरी के आसपास दोनों वैकेंसी फिर से। 300 से 350 के आसपास वैकेंसी। इसमें एक सीट पक्की करनी है तो क्या होगा कि आपको पैटर्न पता हो, बता चुका हूं मैं। 120 क्वेश्चन आते हैं ना 300 नंबर के, 2.5 नंबर का सही करोगे तो मिलेगा और कट जाएगा अगर आपने निगेटिव करा, निगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा 300 क्वेश्चन का। यहां कौन कौन से सवाल आते हैं यह समझना जरूरी है कि एनसीईआरटी में कहां कहां से सवाल पूछा जाता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, जिसमें भी कट ऑफ पहले से फिक्स है। अरे उस पर मत ध्यान दीजिए कि मतलब कट ऑफ फिक्स है तो हम 50 पाएंगे कि नहीं, 45 पाएंगे कि नहीं। बढ़िया नंबर पाओगे, हम बताएंगे कि कैसे करना है, इंटरव्यू में कैसे जाना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, ऐसा बहुत ज्यादा हेडक नहीं लेना है कि हमारे पास में इसके बारे में जानकारी नहीं है। सर ये वाला इंग्लिश में आएगा कि हिंदी में आएगा। हिंदी इंग्लिश का कोई सीन या कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। यूपीएससी का जो ये एग्जाम होता है ईपीएफओ का, इसमें मैं खुद हिंदी माध्यम से था, मेरा इंटरव्यू भी पूरा हिंदी माध्यम में हुआ, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं आता कि भाई केवल अंग्रेजी बोलने वालों का बोलबाला है यूपीएससी में। ईपीएफओ के इस वाली वैकेंसी में दोनों बोथ है, मतलब मैं तो कहूंगा कि हिंदी माध्यम वाले कैंडिडेट का ज्यादा बोलबाला है। तो चलिए बात करते हैं कि भाई हम लोग हिंदी में ही पढ़ेंगे, बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपका। ये जो जनरल साइंस है यानी सामान्य जो इंग्लिश है, आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। इसमें पीक्यूआरएस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, पैसेज होंगे 5-5 सवाल, उस पैसेज के एक ही पैसेज 5 क्वेश्चंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसके साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो या तो ये ढूंढना पड़ेगा, बट एनसीईआरटी से कैसे ढूंढोगे? एनसीईआरटी में आप ग्रामर कवर कर सकते हो, पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं वो कवर कर सकते हो, पीक्यूआरएस मिलाना। बट जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं इसको तो याद करना पड़ेगा ना, पूरी एनसीईआरटी पढ़ोगे टाइम लगेगा और आपके पास में उतना टाइम है नहीं। बट कवर कर सकते थे इसके पार्ट को, ग्रामेटिकल पार्ट को। करंट अफेयर्स तो एनसीईआरटी में नहीं है, तो डेली बेसिस की न्यूज पर डिपेंड करता है। ये जो भारतीय कल्चर और विरासत है, संस्कृति और विरासत है, इसके साथ में फ्रीडम मूवमेंट, तो पूरा इतिहास नहीं पढ़ना कि आप प्राचीन इतिहास पढ़ने लगो और या फिर मिडवल या मॉडर्न पर आओ। आपको केवल फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, बस खाली उतना ही पढ़ना है। और इंडियन जो फ्रीडम मूवमेंट होंगे वो आप लगभग कह सकते हो कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो बुक होगी उससे कवर हो जाएगा आपका, इंडियन इकोनॉमी वाला भी और फ्रीडम एंड मूवमेंट वाला भी। तो कवर हो जाने का मतलब है आप इसकी शब्दावली समझ सकते हैं अर्थव्यवस्था की। इसके जैसे सवाल उस वाली बुक में आप चाहो कि डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन आ जाते होंगे, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मतलब ऐसा सवाल आता है कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है पढ़ने की, आपने कंसेप्ट बढ़िया से बना रखा है, समझ रखे हैं,
कहीं भी पढ़ रखा है तो मतलब आप बड़े आराम से उसको कर ले जाओगे। ये जो जीके जीएस का पार्ट है एनसीईआरटी से कवर किया जा सकता है, मतलब पूरा नहीं लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपका इंडियन इकोनॉमी का और ये वाला पार्ट। इसके साथ में क्या, इसके साथ में जो पॉलिटी का पार्ट होगा, ये पॉलिटी का पूरा पार्ट आपकी वो भी 10वीं 11वीं 12वीं का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं आप। पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन का ये जो पार्ट है ना, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, ये नया है, नया है ये वाला नया है। अब अगर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सीखना चाहते हो तो 11वीं 12वीं तक की लेवल का जाकर के पढ़ना है, आपको सीखना है उसके बारे में। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज का जो सवाल है, ये दोनों टॉपिक हुए। जो टॉपिक इंश्योरेंस का है यानी कि बीमा का, और सोशल सिक्योरिटीज, ये जो 4 हैं, अगर मैं आपसे बताऊं कि ये 4 भी आधा कवर तो यही कर लेंगे। बाकी जो आधा है ना, ये इधर वाले पार्ट्स, ये वाले पार्ट्स, जनरल मेंटल एबिलिटीज और मैथमेटिक्स का सवाल, जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस वनडे एग्जाम में आते हैं ना, वो यहां पर भी आते हैं। इनके भी क्वेश्चंस को मिला लिया जाए तो 20-22 क्वेश्चन यही हो जाता है। 20 सवाल अंग्रेजी का हो जाता है, 40 यही हो गया आपका लगभग। इंश्योरेंस हो गया, साइंस का हो गया सवाल, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के। तो एनसीईआरटी से इन सभी सब्जेक्ट को अगर आप ढूंढोगे 6 से 12वीं वाले में, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स को, अलग अलग किताब को उठाना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं आपसे कि एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन शीट हम आपको पहले से ही बना करके रख चुके हैं, हम पहले ही प्रोवाइड कर देंगे, उससे पढ़ लीजिए, तो कितनी अच्छी बात है। मैं केवल एक एग्जांपल दिखाने के लिए कि भाई ये जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पार्ट है, ये जब सिलेबस पूरा देखा गया तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा कि मैंने 3 महीने की तैयारी में कर लिया पूरा काम, क्योंकि बाकी सारी जो चीजें थी मेरे को पहले से आती थी, जो एसएससी वाली लेवल की हैं, क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा हूं 2017 से, इसके लिए पैशन है मेरा, और मैं पढ़ाऊंगा तब भी जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिलेगा, क्योंकि खुशी मिलती है भाई इससे। अवैतनिक तरीके से पढ़ाऊंगा बिना किसी सैलरी के, मतलब आप समझ रहे हो कि कोई भी दुख हो, कोई भी दर्द हो, मेरा दूर हो जाता है जब मैं कैमरे के सामने आता हूं आपके सामने। अभी भी मुझे बहुत खुश देख रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश हूं, पर फिर भी मतलब दिख जाता है कि नहीं। जो भी कष्ट होते हैं वो दिन भर के भूल जाता हूं मैं। ऐसा लगता है कि जैसे दिन भर एक भी क्लास ना हो तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, मतलब मैंने खाया ही नहीं, ऐसा वाला लगता है कि भोजन ही नहीं गया मेरे पेट में, कुछ ना कुछ कमी कमी सब फील होता है। तो चलता रहेगा टीचिंग वाला अपना पार्ट। तो मैंने कहा कि भाई ये जो पार्ट थे इनको अलग से देखा मैंने, 3 महीने डेली बेसिस पर 3-3 घंटे पूरा कवर कर लिया ना हमने, देखे दिखा दिया ना। आप ही कह रहे थे कि सर पहले सिलेक्शन लीजिए फिर बताइएगा, हो गया ना भाई, आप भी कर सकते हो। ये तो मैं तब बता रहा हूं जब वर्कलोड बहुत ज्यादा था मेरे पास, टीचिंग के साथ साथ पढ़ना भी होता था, फैमिली का ध्यान भी रखना होता था तब। तो भाई आप कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, बस आपकी स्ट्रेटजी अच्छी हो, जैसा हमने अपनाया वैसा आपको पता कर जाए, वैसा भी आप कर लो तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई आप डर रहे हो इस चीज को लेकर के, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। हमारी रैंक 148 थी, और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अभी, जैसा कि आपसे वादा था मेरा कि अगर जो वैकेंसी आ रही है इसमें आपको एक सीट पक्की करनी है, तो मैं वादा करता हूं कि भाई 1 से लेकर के 147 रैंक तक की रैंक में आपका नाम रहेगा। ज्यादा कैंडिडेट का उठा भी नहीं रहे, ज्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन भी, इसमें एडमिशन भी नहीं रहे इस वाले बैच में, जिस बैच का नाम है रैंकर्स बैच। ये स्पेशल रहेगा सिर्फ 148 कैंडिडेट के साथ में, जिनको नोटिफिकेशन आने से लेकर के, यानी फॉर्म फिलअप की डेट से लेकर के यूपीएससी के दरवाजे तक छोड़ना, उसके बाद सिलेक्शन की मिठाई खाने तक हम आपके साथ में रहेंगे। चाहे हम रिटन एग्जाम की बात करें, चाहे हम इंटरव्यू की बात करें, हम दोनों के लेवल को साथ में लेकर के चलेंगे इस वाले बैच में। ठीक है, तो केवल 148 स्टूडेंट्स का ही ये बैच रहेगा, जिनमें स्टार्टिंग के जो 48 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फी कम है। वैसे तो 10,000 है, 9,999, बट स्टार्टिंग के जो 48 स्टूडेंट्स होंगे, मुझे ये 48 हटाना था, मुझे 1 देखना था, दैट्स व्हाई। तो 48 स्टूडेंट्स के लिए 6,999 की फी रहेगी। और पूरे बैच में मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं नाम भी पहले दिखा दूंगा कि पहले नाम देख लीजिए, और ये 147 ही आपको रिजल्ट में दिखाई देंगे। तो रैंकर्स के इस बैच में अगर आप चाहते हैं जुड़ना हमारे साथ, तो 400 से ज्यादा क्लासेस मिलेंगी आपकी रिकॉर्डेड, जिसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस रहेगा, जीएस का भी, और जो 4 पार्ट इसके हैं एक्स्ट्रा वो वाले भी। पूरा कंटेंट आपके पास में रहेगा जो हमने पढ़ाया है, उस पर बेस्ड 3 से 4 वीडियो रिकॉर्डेड के बाद में आपको लाइव मैं खुद आऊंगा, मैं बताऊंगा कि जो हमने सिखाया उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, यानी लाइव डाउट सेशन रहेगा। किसी भी टॉपिक को लेकर के कुछ छूटा हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, हम लोग लाइव पढ़ेंगे, लाइव भी देखेंगे। इसकी जो क्वेश्चन सीट होगी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, वो भी आपको प्रोवाइड होगा इसी वाले एप्लीकेशन पे। प्रैक्टिस एमसीक्यूज मैंने दिखाया नहीं, अभी दिखाता हूं, 1 मिनट रुक जाइए।
पर्सनल मेंटरशिप का मतलब है कि आप हमारे कांटेक्ट में डायरेक्ट रहेंगे, कोई भी डाउट हो, ये जो 148 स्टूडेंट्स हैं इनका ग्रुप रहेगा, आप कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो, आप डायरेक्ट हमारे पास कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं किसी भी डाउट को लेकर के। ठीक है, तो इस वाले बैच की जो फी है वो 9,999 थी, बट केवल शुरुआत के 48 स्टूडेंट्स के लिए इतनी है कि 6,999। बस कूपन कोड याद रखिएगा, आप एप्लीकेशन पे जब इंस्टॉल करोगे, एप्लीकेशन पे आओगे, रैंकर्स बैच में आओगे, तो EPFO 2025 ये कूपन कोड है, इसको अप्लाई कर दीजिएगा और फिर आपकी पूरी फी जो है कम हो जाएगी। ये स्टार्टिंग के 48 के लिए ही है, बाकी फिर से फीस अपने आप यहां पहुंच जाएगी। तो आपको क्या करना है कि अभी के अभी जितनी जल्दी हो सके भाई जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कि हमने कहा आपके पास कंटेंट जो मिलेगा, जैसे हमने कहा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की ही बात कर ले, तो कहां से पाते हो आप ऐसे सवाल जिसको आप प्रैक्टिस कर पाओ? आप ढूंढिएगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ना, ये खुद के बनाए हैं। खुद के बनाने का मतलब है, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि यूपीएससी इस टॉपिक पर क्वेश्चन कैसे डिजाइन करता है। या तो आप डिजाइन करिए खुद से, उतनी मेहनत करिए। आप समझो कि जैसे अकाउंटिंग का सवाल है, आपने अकाउंटिंग का कोई पार्ट पढ़ा, आपने पॉलिटी का पार्ट पढ़ा, केंद्र और राज्य संबंध के बारे में पढ़ा, अब केंद्र और राज्य संबंध से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, उन सवालों को आप खुद से बनाइए। जब आप खुद से सवाल बनाना सीख जाओगे तो मैं बताता हूं, यकीन दिलाता हूं भाई, आपका सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। ये पूरा सवाल जो है ना, 1000 क्वेश्चंस की लिस्ट होगी। कितने? 1000 क्वेश्चन, खाली अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, 1000 के आसपास। बाकी ऐसे इस पर प्रैक्टिस भी होगी, बड़े आराम से आप सीख जाओगे। आपको बड़े बड़े जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उनको कैसे करना है जल्दी से जल्दी, ये हम सिखाएंगे ना आपको भाई। ऐसा नहीं कि एक सवाल आपको दिख रहा है बहुत टफ है, सवाल टफ नहीं है, इसको करने की ट्रिक होती है, तो वो ट्रिक भी बताऊंगा मैं, जैसे हमारा वाला था वैसे ही सेम। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अभी क्या करिए, आप SSG गुरुकुल के एप्लीकेशन पे जाइए, अपने वाले इस रैंकर्स बैच को ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट, कोई समस्या हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो नंबर्स आपको मैं बताऊंगा उन पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। इस वीडियो के हर एक पेज पे जो कॉन्टेक्ट नंबर था, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपके साथ अपने वाले रैंकर्स बैच में। इस वाली वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, या कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।